हेलो एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे गरीबी के बारे में, जिसे हम निर्धनता के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉवर्टी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें जानने को मिलेंगी। इसमें गरीबी क्या होती है, सामाजिक अपवर्जन क्या होता है, और सुरक्षा क्या होती है, गरीबी कितने प्रकार है, गरीबी रेखा क्या होती है, कुछ समितियां गरीबी से रिलेटेड, गरीबी के क्या कारण हैं, गरीबी से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं, सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम, और इंटरनेशनल पॉवर्टी क्या होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गरीबी या निर्धनता। देखिए, जब से हमारा भारत आजाद हुआ है, सबसे कठिन चुनौती हमारे क्या रही है, वो रही है गरीबी। देश का हर पांचवा व्यक्ति क्या है, गरीब है। यानी 5 व्यक्ति आप खड़े करते हैं तो उसमें एक जो आदमी होगा वो गरीब होगा ही होगा। ये 2011 और 12 का डाटा है। इसमें भारत में 27 करोड़ लोग क्या थे, गरीबी रेखा के नीचे थे या फिर गरीब थे। बात करते हैं कि गरीबी क्या है, यानी निर्धनता क्या है। निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। यानी जिसके पास रहने की जगह ना हो, आश्रय ना हो, और उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो, वो क्या है, वो गरीब है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता। यानी जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, जबकि आपको पता है कि जो शिक्षा है वो मुफ्त है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो हमें मिलती है वो फ्री मिलती है। फिर भी अगर माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते तो क्या है, गरीब है। अगर एक आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता, जो क्या है, फ्री मिलता है हमें, ठीक है। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे जो आपका इलाज होता है वो फ्री होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता है तो क्या है, वो गरीब है। निर्धनता के और भी अर्थ हो सकते हैं, जैसे आपको पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल रहा हो, सफाई की सुविधाओं का अभाव हो, तो वो भी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है। यह गरीबी की एक परिभाषा है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी है। इसके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, इसीलिए वो स्वच्छ पानी नहीं भी, स्वच्छ जल नहीं पी पा रहा है, सफाई की सुविधा उसे मुहैया नहीं हो पा रही है। असहायता की भावना के साथ जीना, ये भी क्या है, गरीबी है। इन डेफिनेशन से हमने एक बड़ी डेफिनेशन बनाई है, जिसमें क्या है, जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकता को प्राप्त करने की अयोग्यता। यानी आपको अगर अपना जीवन जीना है, उस जीवन के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, वो आपको नहीं मिल पा रही हैं, उसके लिए आप अयोग्य हैं, तो वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है या फिर वो गरीब है। और इन न्यूनतम आवश्यकताओं में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन है, यानी आपके पास खाने के लिए भोजन होना चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र होना चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और हेल्थ होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर इन चीजों में से कुछ भी आपके पास चीज नहीं है तो आप क्या है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब बात करते हैं कि सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। देखिए, स्वच्छता को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से अपवर्जित रहकर केवल निश्चित वातावरण में दूसरे निर्धन के साथ रहना पड़ता है। आपको आपको पता होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वेल सेटल हैं, यानी बहुत अमीर लोग हैं, तो वो अपने आसपास किसी भी गरीब को रहना देखना पसंद नहीं करते हैं। इसी को बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। जो इनका समाज है, इससे इनका अपवर्जन हो जाता है। यानी इनको बोला जाता है कि जहाँ पे सारे गरीब रहते हैं, आप वहां पे जाइए, वहां पे रहिए। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे व्यक्ति करते हैं। वो दूसरे व्यक्ति कौन है, जो थोड़े से इन लोगों से अच्छे हैं, या फिर उनकी आय ज्यादा है, या फिर वो अमीर है। जैसे आप जानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जाति व्यवस्था। आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था के
नाम पे कितने सारे लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निधनता के कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। निधनता का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। क्या चीज? सामाजिक अपवर्जन। बात करते हैं कि असुरक्षा क्या है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, तो ये बुरा समय किसके लिए होगा? अमीरों के लिए भी होगा, गरीबों के लिए भी होगा। लेकिन इन चीजों से अमीरों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब होते हैं उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता है, उन्हें ज्यादा दिक्कतें होती हैं। यही असुरक्षा है गरीबी के अंदर। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी हो, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण या फिर प्रतिनिधित्व ही असुरक्षा है। यानी अमीरों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन गरीबों को दिक्कत हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, नौकरियों की कमी हो। इन सब चीजों से अमीरों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिनको दिक्कत होती है वो असुरक्षित है। यही चीज क्या है? असुरक्षा है। देखिए, निर्धनता के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सापेक्ष निर्धनता या फिर सापेक्ष गरीबी, और एक होता है निरपेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बात करते हैं सापेक्ष निर्धनता क्या होती है। किसी वर्ग, किसी प्रदेश या दूसरे देशों से तुलना करने से जो गरीबी का पता चलता है वो सापेक्ष निर्धनता है। मान लेते हैं कि हम यूएसए के साथ कंपैरिजन करके पता करते हैं कि वहां पे कितने लोग गरीब हैं और यहाँ पे कितने लोग गरीब हैं। वहां पे क्या मेथड अपना रखा है उन्होंने पॉवर्टी नापने का, और हमने क्या मेथड अपना रखा है पॉवर्टी नापने का। तो ये चीजें क्या है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी वर्ग के साथ, किसी प्रदेश के साथ या किसी अदर कंट्रीज के साथ भी, तो वो क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी होता है। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? भारत में निरपेक्ष निर्धनता को अनुमान लगाने के लिए एक निर्धनता रेखा होती है। मान लेते हैं कि ये रेखा है, इसमें हमने कुछ तय कर लिया कि आपके पास ये चीजें होंगी तो आप गरीब हैं। सॉरी, अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और ये चीजें नहीं है तो आप गरीब हैं। मान लेते हैं आपके पास, तो ये चीजें हमने बोल रखी होंगी कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए या फिर इतनी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास इससे ज्यादा है तो आप गरीब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इससे कम है तो आप क्या है? गरीब है। बात करते हैं कि निर्धनता रेखा क्या होती है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबके यहाँ पे जो वहाँ की जनसंख्या है हर जगह की चेंज है, उनकी जीडीपी है वो हर जगह की चेंज है। इसीलिए जो निर्धनता रेखा है वो हर जगह की आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, और हर कालों में ये चेंज होती रहती है। अमेरिका की ही बात कर लेते हैं। अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है। आप समझ पा रहे हैं? जिस व्यक्ति के पास अमेरिका के अंदर कार नहीं है वो क्या है? वो गरीब है। अब कार मतलब ये नहीं कि BMW होनी चाहिए, कार कोई सी भी हो सकती है। अगर वो है किसी के पास तो वो गरीब नहीं है। अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो गरीब है। कहाँ पे? अमेरिका में। बात करते हैं भारत की। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय खाद्य आवश्यकताएं, यानी जो हम खाते हैं, खाने की चीजें, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, एजुकेशन, चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। तो इन चीजों पर विचार करने के बाद हम अपनी निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हैं। भारत में जो गरीबी रेखा है या निर्धनता रेखा है वो क्या है? अगर हम कैलोरी की बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव के लोग होते हैं, आपको पता है कि वो लोग ज्यादा काम करते हैं, फिजिकली ज्यादा काम करते हैं वो लोग, तो उन्हें कैलोरी ज्यादा चाहिए होगी। इसीलिए उनके लिए 2400 कैलोरी पर डे की निश्चित कर रखी है। और जो नगरीय क्षेत्र हैं वो फिजिकली वर्क थोड़ा कम करते हैं एज कंपेयर टू ग्रामीण क्षेत्र, इसीलिए उनके लिए हमने जो कैलोरी है वो 2100 तय कर रखी है, 300 कैलोरीज कम पर डे की।
अगर आय की बात करते हैं यानी इनकम की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनकम है वो 816 होनी चाहिए पर मंथ। अगर इससे कम है तो आप गरीब हैं, यानी गरीबी रेखा के अंदर है। अगर आपकी इससे ज़्यादा है, 816 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है, तो आप गरीब नहीं हैं। शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में हमें हर चीज़ खरीद के खाना पड़ता है और आपको एज कम्पेयर टू ग्रामीण क्षेत्रों से महंगी चीज़ें मिलती हैं आपको शहरी क्षेत्रों में। इसीलिए यहाँ पे 1000 रुपये पर मंथ ये निर्धारित किया गया है। तो ये चीज़ें हैं भारत में निर्धनता रेखा। दो दो चीज़ें हमने देखी, एक तो कैलोरी के हिसाब से और एक हमने आय के हिसाब से। जैसा हमने अभी आपको यहाँ पे देखा कि भारत में निर्धनता रेखा क्या है, उसी हिसाब से पूरे वर्ल्ड में एक समान मानक निर्धारित किया गया है। और इसे निर्धारित किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है, यानी विश्व बैंक ने किया है। वो क्या है? वो है $1.9। अगर कोई व्यक्ति $1.9 से कम कमाता है एक दिन में तो वो गरीब है। ये 2011 का डाटा है पीपीपी मॉडल पे। विकासशील देशों के बीच तुलना के लिए इस मेथड को अपनाया गया है। निर्धनता के कुछ अनुमान देख लेते हैं भारत के। जैसे 1993 और 94 में 45% भारत के लोग निर्धनता रेखा के नीचे थे, यानी गरीब थे। 2004 और 5 में 37.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। और लेटेस्ट जो हमारे पास डाटा है 2011 और 12 यानी 2011 और 12 का डाटा जो है उसमें 22% जो लोग हैं वो क्या है? गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर हम इसको निकालते हैं तो कुछ आपको 27 करोड़ लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसमें जो छत्तीसगढ़ आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, सबसे ज़्यादा गरीबी आपको कहाँ देखने को मिल रही है? छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, उसके बाद यहाँ पर आप बिहार देख सकते हैं, फिर ये एमपी है, यूपी है, उड़ीसा है। ठीक है, और इनके ग्रामीण डाटा भी हैं और शहरी डाटा भी है, इनको आप एक नज़र में देख सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो आपका ये एरिया आपको देखने को मिल रहा है, जो ईस्ट वाला एरिया है और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है और थोड़ा बहुत मिडिल वाला एरिया है, इन एरिया में आपको गरीबी देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, बात करते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य की, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग गरीब हैं या कितने लोग गरीब थे और किस निर्धनता रेखा के हिसाब से? $1.9 के हिसाब से। तो 1990 में 36% पूरे वर्ल्ड के लोग ऐसे थे जो $1.9 से कम कमा रहे थे, यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। और 2015 में ये डाटा घट के 10% रह गया है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसमें फिर 10% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। चीन यानी ये एरिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये है दक्षिण पूर्वी एशिया, इनके अंदर जो गरीबी है उसमें विशेष रूप से कमी देखने को मिली है। ठीक है, चीन की ही बात कर लेते हैं हम। 1981 में यानी 1981 में 88.8% लोग गरीब थे चीन में। 2008 में ये डाटा बहुत तेजी से घट के 14.7% रह गया। 2019 में 0.6% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इस समय चीन में गरीबी उन्मूलन हो चुका है। देखिए, हमने गरीबी रेखा के बारे में देखा, लेकिन कितने लोग गरीब हैं इसको नापने के लिए कुछ कमेटियां बनाई गई होंगी, तो वो कमेटी के बारे में देखते हैं। देखिए, जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है तब से हमने 6 यानी 6 आधिकारिक समितियों का गठन किया है गरीब लोगों को आंकड़ा निकालने के लिए।
सबसे पहले योजना आयोग कार्य समूह, जो 1962 में ये कमेटी या समिति बनी थी। उसके बाद वीएम डांडेकर और एन रथ, 1971 में ये समिति बनी थी। फिर अलग समिति 1979 में, लकड़ावाला समिति 1993 में, फिर सबसे इंपॉर्टेंट तेंदुलकर समिति 2009 में। उसके बाद जो लेटेस्ट रंगराजन समिति है, तो आपको इन दो के नाम याद रखने हैं, जो है तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। इस समय प्रेजेंट में हम जो ये तेंदुलकर समिति है 2009 वाली, इसके डाटा को मानते हैं। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार द्वारा जो रंगराजन समिति है 2014 वाली, जो लेटेस्ट है, की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण देश में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति जो 2009 की है द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर की जाती है। जो तेंदुलकर समिति थी, उनके अनुसार भारत की कुल आबादी के 29.9% यानी लगभग 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें, जैसा कि हमने बताया कि जो 1000 रुपये पर मंथ कमा रहा है या उससे कम कमा रहा है, वो क्या है, गरीब है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो 816 रुपये पर मंथ कमा रहा है या इससे नीचे कमा रहा है, वो क्या है, वो गरीब है। तो इस आधार पे जो तेंदुलकर समिति है, उन्होंने अपना डाटा दिया है। देखिए जो चेयरमैन थे इस समिति के, तेंदुलकर समिति थी, उनका नाम था सुरेश तेंदुलकर, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि निर्धनता के क्या कारण थे, किस कारण से निर्धनता हुई है या किस कारण से गरीबी होती है। देखिए एक तो ऐतिहासिक कारण है, जो कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 सालों तक क्या किया, राज किया और हमारे विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया, हमारा सिर्फ शोषण किया। जो भी चीजें हो सके उन लोगों ने हमारा शोषण करके यूके यानी ब्रिटेन में भेज दिया। तो ये सबसे प्रथम कारण हम बोल सकते हैं गरीबी का। उसके बाद बात करते हैं 1950 से 1980 तक विकास की जो गति थी वो बहुत ही धीमी थी, या कहें या ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल भी गति नहीं कर पाए हम 1980 तक। रोजगार के अवसर घटते ही जा रहे थे, जो आय की वृद्धि दर थी वो भी गिरती जा रही थी और जनसंख्या में बहुत तेजी से क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। जब जनसंख्या बढ़ रही थी, रोजगार नहीं थे, तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी। ठीक है, क्या थी, कम थी। आय का असमान वितरण था, भूमि संसाधनों की कमी थी, बड़े बड़े लोगों के पास बहुत सारी भूमि होती थी और जो गरीब किसान होते थे उनके पास खेती करने के लिए अपनी भूमि भी नहीं होती थी। और जो लोग हैं सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत पैसा खर्च करते थे। जो छोटे किसान थे, बीज लेने के लिए, उर्वरक लेने के लिए, कीटनाशकों के लिए कर्ज लेते थे और ट्रैप में फंस जाते थे, क्योंकि जो साहूकारों का कर्ज होता था वो 15 से 20% तक टैक्स लेते थे। ठीक है, तो ये थे निर्धनता के कारण। कुछ और भी कारण है, जैसे जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसका निम्न स्तर था। जो ये निर्धनता के कारण है, अगर इनको हम चेंज कर दें तो ये उपाय बन जाएंगे कि किस आधार पे हम गरीबी को हटा सकते हैं। जैसा कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर। अगर हम राष्ट्रीय उत्पाद का जो स्तर है उसको बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, जो गरीबी है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। विकास की कम दर, विकास की दर क्या थी, कम थी, ये एक निर्धनता का कारण है। लेकिन अगर इस विकास की दर को हम बढ़ा देते हैं तो गरीबी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। जनसंख्या का अधिक दबाव ये कारण है, लेकिन अगर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए या फिर जनसंख्या को कम करने के लिए हम कोई कदम उठाते हैं तो उससे क्या होगी, गरीबी में सुधार आएगा।
इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, जो महंगाई बढ़ी है ये भी क्या कारण है, गरीबी का एक कारण है। लेकिन अगर महंगाई ना बढ़े और बहुत कम दर से बढ़े तो ये एक उपाय हो सकता है, चिरकालिक बेरोजगारी और अल्प रोजगार। जैसा कि आप जानते हैं जो गांव होता है, गांव में मान लीजिए किसी का खेत है और यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर यही काम 3 लोग करते हैं फिर भी सारा काम हो सकता है और उत्पादन भी सेम होगा। इसका मतलब ये है कि 2 लोग जो हैं वो बिना मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर ये कहीं और जाके काम करते हैं तो इन्हें और कहीं से आय भी प्राप्त हो सकती है। ये 2 लोग हैं, ये चिरकालिक बेरोजगारी है, इसको अल्प बेरोजगारी या अल्प रोजगार भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको दूर करने की हमें आवश्यकता है। पूंजी की कमी, ये भी क्या है, निर्धनता के कारण है। अगर हम कहीं पे पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है, पूंजी निवेश करते हैं तो वहां पे क्या होगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो हमारी जो जीडीपी है यानी जो राष्ट्रीय उत्पाद है वो बढ़ेगा, राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी और वो बचत भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजी की कमी, ये एक कारण है, लेकिन इसको उपाय में हम चेंज कर सकते हैं अगर इसको हम उल्टा कर दें। यानी पूंजी की कमी है तो पूंजी में हम अधिक बल देते हैं निवेश के लिए, तो ये एक उपाय बन जाएगा। आधारिक संरचना का अभाव है, ये भी एक कारण है, इसको सुधारना चाहिए हमें उपाय के लिए। आय का असमान वितरण, तो ये हमने देखे कुछ कारण। अब बात करते हैं निर्धनता को दूर करने के उपाय, गरीबी को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने बात किया, जिस कारण से गरीबी है उस कारण को हटा दिया जाए तो क्या होगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। जैसे जीडीपी में समृद्धि द्वारा निर्धनता का सामना करना, जीडीपी को अगर हम बूस्ट करते हैं या बढ़ाते हैं, जीडीपी में निवेश करते हैं तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। आय के वितरण में सुधार किया जा सकता है, जैसे कि जो अमीर लोग हैं उनके पास पूरे भारत का पैसा बहुत ज्यादा है और गरीबों के पास बहुत कम है। हम क्या कर सकते हैं, जो भी लोग अमीर हैं उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं और जो वहां से पैसा हमें मिलेगा उसको एज ए सब्सिडी हम गरीब लोगों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, हम कहीं ना कहीं बराबरी का, इक्वलिटी का माहौल बना सकते हैं। ये हो गया राजकोषीय उपाय। कानूनी उपाय क्या हो सकता है, हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना सकते हैं कि इतनी मजदूरी मिलनी ही चाहिए, जिससे क्या होगा, निर्धनता को हम दूर कर सकते हैं, गरीबी को हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण द्वारा निर्धनता का सामना करना। सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने क्या है, जनसंख्या। हर चीज में जो हमारी जनसंख्या है वो बाधा का काम करती है। जब तक हम उन लोगों को एक मानव संसाधन न बना दें, जब तक वो लाइबिलिटी रहेंगी तब तक ये हमारे लिए बेकार चीज है। कृषि का विकास करके भी हम क्या कर सकते हैं, निर्धनता को दूर कर सकते हैं। उसके बाद कीमत स्तर में स्थिरता ला सकते हैं। जो कीमत के स्तर लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं उसको अगर हम स्थिर करते हैं तो उससे क्या होगा, गरीबी कम होगी। बेरोजगारी का उन्मूलन करना चाहिए हमें। जितने भी लोग बेरोजगार हैं उससे क्या हो रहा है, निर्धनता बढ़ रही है। बेरोजगारी को हटाना चाहिए, उन्हें रोजगार देना चाहिए, इससे निर्धनता कम होगी। उत्पादक जो उत्पादन है उसकी तकनीक में परिवर्तन करना चाहिए जिससे कम समय में और कम चीजों का यूज करके हम ज्यादा उत्पादन कर सकें। निधनों की न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान करना चाहिए हमें। पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। स्वरोजगार के लिए अवसर भी देने चाहिए जिससे निर्धनता के क्या होंगे, ये उपाय हो सकते हैं कुछ। अब बात करते हैं कि सरकार द्वारा गरीबी या फिर निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए किए गए उपाय या निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, ये क्या है। देखिए, अगर हम हर आदमी को, हर लोगों को, सबको अगर रोजगार देते हैं तो अपने आप ही जो गरीबी है वो अपने आप ही कवर होने लगेगी और
लोगों को गरीबी रेखा से हमें निकालना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही निकल जाएंगे अगर हम उनको रोजगार देते हैं तो। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मनरेगा। इसके अंदर हम 10 डेज का वर्क देते हैं, यानी 100 दिनों का काम देते हैं लोगों को, जिसमें से 1/3% महिलाओं के लिए क्या होता है, आरक्षित होता है। ठीक है, इसमें एससी को 23%, एसटी को 17% और महिलाओं को 53% रोजगार मिलता है। अगर किसी ने मनरेगा में आवेदन कर रखा है और 15 दिन के अंदर उसे रोजगार नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। ठीक है, और ये बेरोजगार भत्ता कहाँ से दिया जाएगा? जो केंद्र सरकार है वो एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष का निर्माण करती है, और जो राज्य सरकार है वो राज्य रोजगार गारंटी कोष का निर्माण करती है, जहां से ये लोग बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करते हैं। सेकंड नंबर की बात करते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यानी आप लोग काम करो और अनाज लेके जाओ। ये 2004 में अपनाया गया था, जिसे 150 यानी 150 जिलों में 150 जिलों में लागू किया गया था उस समय। जो भी वित्त पोषण था, यानी फाइनेंशियली सब कुछ केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इसमें यह था कि राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वह सीधा जो काम कर रहे हैं उन्हें प्रोवाइड कर सके। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो 1993 में लाई गई थी। इसमें क्या था, जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे उन्हें रोजगार देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता के लिए इस योजना को लाया गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उसके बाद करते हैं बात ग्रामीण रोजगार सृजन 1995, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करना। और 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 50 लाख रोजगार का लक्ष्य भी रखा गया था। उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2000 में लाई गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य पे, प्राथमिक शिक्षा पे, ग्रामीण आश्रय पे, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्र सहायता प्रदान की जाती है इस प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के द्वारा। कुछ अन्य भी योजनाएं हैं जो इसके लिए की गई थी। देखिए, जो भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, इसको रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज करता है नीति आयोग। इसको आप ध्यान रखना। एक इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉवर्टी इंडेक्स आता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें सिर्फ ग्लोबल लग गया है, तो इसे कौन रिलीज करता है? इसे दो लोग रिलीज करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सेकंड है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और जो गरीबी है, जो हमने एसडीजी अपना रखा है, जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015, जिसे हम 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमें पूरा करना है, उसके नंबर 1 पे आता है गरीबी। कि गरीबी को क्या क्या करना है? हर जगह से हटाना है। गरीबी पहले नंबर पे आता है एसडीजी में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।